इस सप्ताह आपने उतार-चढ़ाव का एक नया दौर देखा है। बाज़ार के ज़हन में अभी इस बात का डर बना हुआ है कि भारत का क्या प्रतिक्रिया होगी, जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और बहुत ही शर्मनाक जो हादसा हुआ पहलगाम में, उसके बाद भारत का जो प्रतिकार होगा, जो रिस्पॉन्स होगा, उसको लेकर के थोड़ी आशंकित है बाज़ार। तो आप देखेंगे कि वी हैव हैंडल्ड दिस होल वॉलेटिलिटी बेटर देन एनीबडी एल्स। तो ये आपको बताता है कि भारत का क्या स्थान है और ये जो वॉलेटिलिटी है हमें किस तरह से हमने हैंडल किया। तो मुझे लगता है कि आपको एक रैली सूनर और लेटर देखने को मिलेगी और उससे पहले ज़रूर आपको पूरी परीक्षा बाज़ार लेता है। बाज़ार फ्री में या आसानी से कुछ नहीं देता है कि बहुत सारे सेक्टर हैं जो क्रूड के बिल्कुल विपरीत चलते हैं। मिसाल के तौर पर एविएशन है या पेंट है, केमिकल्स हैं, जहाँ पर क्रूड रॉ मटेरियल है, तो उन सेक्टर्स को आप देखेंगे कि फ़ायदा होने जा रहा है। तो कुल मिलाकर ये स्थिति है। गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू येट अनदर एपिसोड ऑफ चार्ट्स की बात कुणाल के साथ। हमने 6 बहुत इंपॉर्टेंट एपिसोड्स फिनिश किए हैं। हर एपिसोड्स में ऐसे नगेट्स ऑफ विजडम थे जो कुणाल सर ने बहुत काइंडली हमारे साथ शेयर की है। तो वेरी क्विकली मुझे अपना परिचय देने दीजिए। आई एम दैट सिक इन्वेस्टर। मैं डेली व्लॉग्स बनाता हूँ इंस्टाग्राम पर, एंड आपने मेरा देखा होगा कि मैं ट्रेडिंग में भी बहुत दिलचस्पी रखता हूँ। बट स्टार्ट ऑफ द शो मिस्टर कुणाल सरोगी, वो सीईओ है एक्विटी रश के। ही डजंट नीड एन इंट्रोडक्शन, बट थोड़ा समय लगाते हैं। ये 20 साल से लोगों को मेंटोर करते आ रहे हैं, उन्हें नौकरी से आज़ादी पाने की हिम्मत दे रहे हैं। ये अपनी एक्सपर्ट मार्केट कमेंट्री, चार्ट एनालिसिस एंड इनसाइट्स के साथ लोगों को गाइड करते हैं। एंड हर इंडियन हाउस होल्ड जिसमें स्टॉक मार्केट की चर्चा होती है, वहाँ कुणाल सर का नाम ज़रूर उठता है। सो थैंक यू सो मच सर फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू सो मच करण। और अभी आपने कहा कि आपको परिचय देना पड़ेगा अपना, लेकिन आपको परिचय की ज़रूरत नहीं है। मैंने आपका कंटेंट देखा, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है और आप जो हेल्थ के बारे में बताते हैं, मुझे लगता है कि वो बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत लोग उससे मुझे लगता है कि आइडेंटिफ़ाई कर पा रहे हैं। तो वंडरफुल वर्क दैट यू आर डूइंग। थैंक यू सर, इट्स वेरी नाइस टू हैव यू। आप एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट है, एंड इट्स वेरी नाइस टू हियर योर नगेट्स ऑफ विजडम। आपकी वजह से ही ये शो का ऑब्जेक्टिव मीट होता है। जो ऑब्जेक्टिव है एक्सपर्ट कमेंट्री देना, लोगों को गाइड देना, एक रीजनड इंफॉर्मेशन, एक प्रिसाइज इंफॉर्मेशन देना कि वो अपने आप को कैसे कंडक्ट करे। बिकॉज ट्रेडिंग, निवेश करना एक सबके माइंड में अब ये बात आ गई है, स्पेशली कोविड के बाद। सो थैंक यू सो मच फॉर दैट सर। थैंक यू सो मच करण। और बहुत मज़ा आता है बातचीत करके और हर सप्ताह अब हम लोग मिलते हैं और पूरे बाजार का निचोड़ जो है आपको इस शो में मिलता है। तो मुझे तो कम से कम बहुत मज़ा आ रहा है और मुझे लगता है दर्शकों को भी आ रहा होगा। और फिर बाजार भी आपको मौका नहीं दे रहा है, मतलब चाहे कुछ भी हो, देयर इज़ नेवर अ डल मोमेंट इन द मार्केट। तो कुछ ना कुछ तो आप देखिए रोज़ाना लगा ही रहता है। तो कभी डोनाल्ड बिल्कुल। ट्रंप हैं, तो कभी देखिए जंग का खतरा है, तो कुछ ना कुछ ऐसा होता है जिसके चलते आप बाजार में हमेशा दिलचस्पी रखते हैं। तो इट्स एन हम्म। इंटरेस्टिंग मार्केट एंड इट्स अ मार्केट वेयर यू कैन मेक अ लॉट ऑफ मनी। थैंक यू सो मच सर। ऑन दिस अकाउंट, विदाउट फर्दर अडू, थोड़ी चर्चा करते हैं कि आप यूएस मार्केट्स किस नज़रिए से देख रहे हैं, एंड मोर इम्पोर्टेंटली इंडियन मार्केट्स पे आपका क्या एनालिसिस है। देखिए इंडियन मार्केट्स तो बिल्कुल करें जैसे हम उम्मीद कर रहे थे, बिल्कुल वैसा ही चल रहा है। आप देख रहे हैं जो मेजर लेवल्स हैं वो निफ्टी होल्ड कर रहा है। हमने 23,800 की चर्चा की थी शायद पिछले ही सप्ताह। उससे पहले हमने 22,000 की बात की थी। दोनों लेवल्स जो हैं बिल्कुल हमारे सटीक साबित हुए। वहीं से आपने देखा कि निफ्टी में आपको मोमेंटम बनते हुए दिखा। इस सप्ताह आपने उतार चढ़ाव का एक नया दौर देखा है। बाजार के जहन में अभी इस बात का डर बना हुआ है कि भारत का क्या प्रतिक्रिया होगी, जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और बहुत ही शर्मनाक जो हादसा हुआ पहलगाम में, उसके बाद भारत का जो प्रतिकार होगा, जो रिस्पॉन्स होगा, उसको लेकर के थोड़ी आशंकित है बाजार और वो बिल्कुल जायज़ बात है, ऐसा होना स्वाभाविक है। तो वही जो है चिंता अभी भी बाजार के ज़हन में है और वही कारण है कि आपको ये वॉलेटिलिटी देखने को मिल रही है, उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है। अगर देखिए वो हमारे सामने नहीं होता, तो आज आपको निफ्टी में एक बहुत बड़ी रैली देखने को मिलती। उसकी वजह ये है कि आपने जो बात कही कि एफआईआई और डीआईआई दोनों हम देख रहे हैं कि इन टैंडम अब बाय कर रहे हैं। तो एक बार दोबारा से घर वापसी हो रही है एफआईआईज़ की, वो वापस से पैसा डालने लगे। और अगर यही सेम सिचुएशन कुछ सप्ताह पहले हुई होती, तो आप देखते हैं कि एक ज़बरदस्त रैली बनती। लेकिन जो हो रहा है सही हो रहा है और मुझे लगता है कि हम पहले भी ये बात पर चर्चा कर रहे थे जब एफआईआईज़ का पलायन हो रहा था और लोग बड़े चिंतित हो रहे थे कि एफआईआई देश छोड़ कर के जा रहे हैं, कभी लौटेंगे, नहीं लौटेंगे।
तो आप देख रहे हैं कि दोबारा दे आर कमिंग बैक इन फुल फोर्स। और हमने जो देखा है कि जब एफआईए दोबारा लौटती है, तो हमेशा अगर आप पुरानी इतिहास को थोड़ा खंगाल के देखें, तो एफआईए की सेलिंग के बाद जब उनकी बाइंग दोबारा आती है, तो दे कम बैक विद अ ग्रेटर फोर्स। तो इस बार आप देख रहे हैं कि दोबारा से वो आपको बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। और मुझे लगता है कि जो नतीजे भी आ रहे हैं, जो अभी क्वार्टरली रिजल्ट्स आ रहे हैं, वो कम से कम मेरी उम्मीद से बेहतर आ रहे हैं। तो मैं इससे कमतर परिणामों की उम्मीद कर रहा था। तो वहाँ से भी कोई बहुत बड़ा मेजर ऐसे डिसअपॉइंटमेंट नहीं आया है। तो कुल मिलाकर के चीज़ें हमारे हक में जा रही हैं, और मुझे लगता है कि क्रूड ऑयल की कीमतें भी बेनाइन हो गई हैं। तो ओवरऑल जो सेटअप है, वो हमारे हक में है, बाजार के हक में है। तो एक अच्छे बाजार में हम लोग चल रहे हैं। हाँ, इसमें अनिश्चितता है, इसमें थोड़ा डर का भी वातावरण है। और आप देख रहे हैं कि फिर डोनाल्ड ट्रंप हैं, और उनकी जो 90 दिन की मियाद है, वो भी अब बहुत जल्द पूरी होने जा रही है। तो उसके बाद भी बहुत बड़ा हड़कंप होने जा रहा है। और आप देख रहे हैं कि यूएस में एक बहुत बड़ा, भी आपने यूएस का जिक्र किया, तो यूएस में एक बहुत बड़ा डिस्टॉर्शन ये हो रहा है कि वहाँ की कंपनियों को ये लगता है कि भाई 90 दिन का समय है हमारे पास, 90 दिन में जितना हो सके इंपोर्ट कर लिया जाए, क्योंकि बाद में टैरिफ्स आ जाएंगे। तो टैरिफ से पहले वो जितना हो सकता है इंपोर्ट कर रहे हैं। तो इससे उनका जो पूरा सिचुएशन है, जो उनका ट्रेड का जो नॉर्मल पैटर्न रहता है, वो पूरी तरह से बिगड़ गया है। तो एक बहुत ही विचित्र और बहुत ही इंटरेस्टिंग आपको सिचुएशन वर्ल्ड ओवर दिख रही है। और ऐसे में देखिए, सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे मार्केट्स होल्ड आउट कर रहे हैं। इतने डिफिकल्ट वर्ल्ड मार्केट कंडीशंस के बावजूद भी हमारे बाजार आउट परफॉर्म कर रहे हैं। और अभी आपने सुना है कि इसी सप्ताह डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि भारत के साथ तो ऑलमोस्ट डील जो है वो होने ही जा रही है, और उसको हम बहुत एडवांस स्टेजेस में हैं। और हो सकता है कि भारत पहला ऐसा देश हो जिसके साथ डील हो जाए। तो यदि ऐसा होता है, तो देखिए, एक जो भारत का एक स्पेशल या मोस्ट फेवर्ड नेशन कह लें, या एक विशेष दर्जा जो है, वो स्थापित हो जाएगा। और भारत वैसे भी देखिए, और डोनाल्ड ट्रंप की स्कीम ऑफ थिंग्स में भी एक बहुत अहमियत का स्थान रखती हैं। तो मुझे लगता है कि ओवरऑल इट्स अ गुड सिचुएशन, गुड मार्केट्स टू बी इन। एंड आई एम फॉर वन, मुझे मुझे लगता है कि जो पूरा अभी पीछे का मार्केट का जो व्यवहार रहा है, यानी कि बाजार में इस उतार चढ़ाव के बावजूद जो हमने स्टेबिलिटी और रेजिलियंस दिखाई है, इससे कम से कम मेरा बाजार में विश्वास जो है वो और मजबूत हुआ है। और मुझे लगता है निवेशकों का भी हुआ होगा। तो पैसा बाजार में आता रहेगा। विदेशियों को भी देखिए, विदेशी निवेशक भी कहीं और जा नहीं सकते, अंत में उनको यहीं आना है। और हमारे जो निवेशक हैं, आप देख रहे हैं, वो बढ़ चढ़ कर निवेश करेंगे। अभी आपने जीएसटी का नंबर देखा होगा, तो इस महीने जो है 2,30,000 करोड़। तो अब आप देख रहे हैं कि लगातार जो है जीएसटी के नंबर में हम वृद्धि देख रहे हैं। तो ओवरऑल वी आर इन अ स्वीट स्पॉट डिस्पाइट द वॉलेटिलिटी। सो आई थिंक ऑल्दो वन मस्ट बी कॉशियस, तो यहाँ पर सावधानी रखने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन सावधानी के साथ साथ आपको ये भी समझना है कि एक अच्छे बाजार का एक अच्छे अवसर आपके सामने है, तो उनको पहचानने का काम आपको करना वेरी वेल सर, आपने कहा कोई स्टेबिलिटी हमें देखने को मिल रही है, एक ब्रीदर रैली भी देखने को मिली है, एफआईआईज डीआईआईज लिक्विडिटी वापस ला रहे हैं मार्केट्स में। बट गिवन दैट ये वॉर की अनाउंसमेंट थोड़ा सा डरा के रख रही है ट्रेडर्स को, क्या ये कहना ठीक होगा कि अगर हमें एक सॉलिड सेटअप मिलता है, अच्छा ब्रेकआउट मिलता है, तो हमें कॉन्फिडेंटली पोजीशंस बनानी चाहिए? देखिए, डिपेंड्स अपॉन कि आप किस तरह के निवेशक। देखिए, हर व्यक्ति का रिस्क एपेटाइट अलग होता है, हर व्यक्ति का जो इन्वेस्टमेंट होराइजन है वो अलग होता है। तो अगर तो देखिए, आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं, तो शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं जिसको केवल छोटा सा पैसा कमाना है और ट्रेड लेकर तुरंत निकलना है, यानी कि गुरिल्ला वॉरफेयर का आपका इरादा है। तो ये समय जो है, आपको थोड़ा कॉशन रखना है, यानी कि आपको थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए। बाजार ऐसा नहीं है जहां आप कुछ भी खरीद लें और उसमें आपको वॉलेटिलिटी देखने को नहीं मिलेगी, एक तरफा भाग जाएगा, ऐसा कोई बहुत बड़ा बाइंग इंटरेस्ट अभी नहीं है। तो आपको थोड़ी सावधानी रखने का समय है। लेकिन अगर आप एक निवेशक हैं, तो दिस इज द टाइम टू बार्गेन हंट। तो अभी यही समय है। फिर बाद में देखिए, जब बाजार बढ़ जाएगा, जैसे ऑलरेडी आप देखिए, जो 22,000 के आसपास जब निफ्टी थी, उस समय जो अवसर थे, वो आज पूरी तरह विलुप्त हो गए हैं। तो बहुत से लोगों को मलाल हो रहा है कि काश तब लिया होता। उसी तरह से आप, हो सकता है 2 महीने 3 महीने बाद हाथ मलें कि काश हमने जो है, वो मई का इतना अच्छा समय चल रहा था, तब वो 24,000 के आसपास निफ्टी कितने दिन तक टिका हुआ था, और हमने उस समय कुछ नहीं खरीदा, और अब देखिए दाम बढ़ गए। तो ये हो सकता है। तो इसीलिए अगर आप लंबे समय के निवेशक हैं, तो और आपका लंबा होराइजन है और रिस्क एपिटाइट है, देखिए यहाँ पर सवाल आता है कि आपका खुद का रिस्क एपिटाइट कितना है, उसका आकलन आपको स्वयं करना है। हर आदमी अलग होता है। तो अगर मान लीजिए कोई अपने पेंशन के पैसे लगा रहा है, तो उसका रिस्क एपिटाइट बहुत अलग होने जा रहा है।
अगर कोई राइट। यंग प्रोफेशनल है जिसके पास अभी-अभी नया-नया उसने सेविंग शुरू की है, कोई लायबिलिटी नहीं है, तो उसका अलग है। किसी को रेंटल इनकम आ रही है लाखों रुपए की हर महीने, तो उसका रिस्क एपेटाइट बहुत अलग होने वाला है। तो आपको ये आकलन करना है कि आप किस श्रेणी में आते हैं, किस तरह का खतरा लेना आपके लिए वाजिब रहेगा और उसमें आपको अपने निजी जो आपका सलाहकार है, क्योंकि अगर आपके पास कोई फाइनेंशियल कंसल्टेंट है, कोई फाइनेंशियल प्लानर है, तो आप उसकी सलाह ज़रूर लीजिए। पूरा मशवरा करने के बाद ही निवेश कीजिए, लेकिन खतरे का आकलन करने के बाद। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ आपको कि जो अभी मैं शुरू में भी पॉइंट कह रहा था कि मुझे लगता है कि द वे आवर मार्केट्स हैव हैंडल्ड द वॉलेटिलिटी, और आप बाकी देशों के चार्ट देखिए। देखिए हमारी समस्या हुँ, क्या है, हम केवल भारत के ही चार्ट्स पर केंद्रित रहते हैं, केवल भारत के ही चार्ट्स देखते हैं। बहुत हुआ तो कभी यूएस का चार्ट देख लिया। लेकिन आप अगर पूरे वैश्विक बाज़ारों के चार्ट्स देखें, 15-20 मिनट लगेंगे, और हुँ, आजकल तो इंटरनेट पे सारे चार्ट उपलब्ध हैं। तो अभी 10 मिनट लगाकर आप एक के बाद एक सारे चार्ट देखिए, जितने इमर्जिंग मार्केट हैं सबके चार्ट देखिए और आप फिर तुलना कीजिए। तो आप देखेंगे कि वी हैव हैंडल्ड दिस होल वॉलेटिलिटी बेटर देन राइट। एनीबॉडी एल्स। तो ये आपको हुँ, बताता है कि भारत का क्या स्थान है और ये जो वॉलेटिलिटी है हमें किस तरह से हमने हैंडल किया। तो मुझे लगता है कि आपको एक रैली सूनर और लेटर देखने को मिलेगी, और उससे पहले ज़रूर आपको पूरी परीक्षा बाज़ार लेता है। बाज़ार फ्री में या आसानी से कुछ नहीं देता है। तो बाज़ार आपकी पूरी टेस्ट करेगा और उसके बाद अगर आप खरे उतरेंगे तो निश्चित रूप से आपको रिवॉर्ड मिलेगा। वेरी वेल सर। विद दिस सेड क्विकली, आई नो आपने कहा कि हम इंडियन चार्ट्स भी देखते हैं और यूएस भी देखते हैं, बट फिर एक बार अगर आपका एक्सपर्ट एनालिसिस मिल जाए, पहले यूएस मार्केट्स पर, फिर इंडियन पे आएँगे और फिर ऑयल एंड गैस सेक्टर की बात करेंगे, बिकॉज़ आपने जैसे चर्चा की कि क्रूड लेवल्स थोड़े बेनाइन हो गए हैं, कूल ऑफ हो गया है। सो लेट्स प्रोसीड तो विद आइए दैट सर। फिर बिल्कुल शुरुआत ही हम क्रूड के चार्ट से करते हैं, और भाग्यवश अभी क्रूड का ही चार्ट हमारे सामने खुला हुआ है। तो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम देयर एंड देन आई विल गेट टू द निफ्टी चार्ट। तो वेरी वेल ये सर। आपके सामने क्रूड का चार्ट है, और ये थोड़ा डिस्टॉर्टेड आपको इसलिए लग रहा है क्योंकि ये थोड़ा सा लॉन्ग टर्म चार्ट है। मैं इसको दोबारा से रिकैलिब्रेट कर देता हूँ, तो अब आपको बेहतर दिखेगा। ये है फिलहाल दशा क्रूड की, और ये WTI क्रूड का चार्ट हम देख रहे हैं। भाव कोई हाँ जी। $58 के आसपास चल रहा है, गिरावट दिख रही है। अब इसमें देखिए विशेष क्या है इस चार्ट में। देखिए ये जो चार्ट है ये वीकली चार्ट है, यानी कि हर कैंडल एक सप्ताह के बराबर है, और ये चार्ट आमतौर पर 3-6 महीना 8 महीने के लिए देखा जाता है। तो हम कोई हुँ, शॉर्ट टर्म बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन एक चीज आप नोटिस करेंगे कि यहाँ पर एक डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बना था, जिसका ब्रेकडाउन हमने मार्च में देखा, और उसके बाद से आपने देखा गिरावट चल रही है, और हुँ, $58 का लो लग गया है। अब ये क्रूड की गिरावट जो है, इसके दूरगामी परिणाम होते हैं, और ये क्रूड की गिरावट हमारे लिए तो अच्छा समाचार है, क्योंकि हमारा बहुत बड़ा इंपोर्ट बिल है। और अब जब आप देख रहे हैं कि क्रूड की कीमतें घट रही हैं, तो भारत को उसमें एक फ़ायदा होना तय बात है। तो ये आपको $58 के आसपास अब ये ट्रेड होता दिख रहा है। तो गिरावट यहाँ से चल रही है, और ये कुल मिलाकर भारत के लिए अच्छा समाचार है। अब अगर आप इसमें सपोर्ट ढूँढने जाएँ कि कहाँ तक नीचे जा सकता है, तो मेरी चार्ट रीडिंग के हिसाब से $52 के आसपास सपोर्ट है। तो हो बिल्कुल। सकता है कि फिसलता रहे कुछ समय, और ये भी देखिए कोई एक तरफा नहीं गिरता है, क्रूड है आफ्टर ऑल, तो उतार चढ़ाव रहेगा। लेकिन अगर ये 52 के आसपास आ जाता है, तो क्रूड में जो गिरावट है उसका फायदा कई सारे सेक्टर्स को होता है। हम सब जानते हैं कि बहुत सारे सेक्टर हैं जो क्रूड के बिल्कुल विपरीत चलते हैं। मिसाल के तौर पर एविएशन है, या पेंट है, केमिकल्स हैं, जहाँ पर क्रूड रॉ मटेरियल है, तो उन सेक्टर्स को आप देखेंगे कि फायदा होने जा रहा है। तो कुल मिलाकर ये स्थिति है, और ये जो है ये बहुत बड़ा एक लेकिन एक चीज़ और मैं यहाँ कहूँगा कि मेरा अनुभव ये कहता है कि क्रूड अगर बहुत समय तक गिरता है या हुँ, हुँ। लंबाई गिरावट दिखाता है, तो कभी भी वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं होता है। तो ये हाँ, जो आप गिरावट देख रहे हैं, दिस इज़ नॉट सच अ ग्रेट थिंग। इवेंचुअली इट विल करेक्ट। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत बड़ी गिरावट नहीं आएगी, और यहाँ $52 के आसपास सपोर्ट मिलने के बाद क्रूड आपको एक नई रेंज में सेटल होता हुआ नजर आएगा। तो ये फिलहाल क्रूड का चार्ट है, और इस परिप्रेक्ष्य में, इस पर्सपेक्टिव में आप निफ्टी को आइए देखते हैं। तो बिल्कुल। ये हमारे सामने निफ्टी का चार्ट है, और निफ्टी जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि कमोबेश जो हम सोच रहे थे वैसा ही हो रहा है। अब मैंने इसमें कुछ लकीरें ज़्यादा डाल दी हैं, तो मैं लकीरों को एक बार हुँ, हटाए देता हूँ। ये लकीरें हट गई, और अब आप ये चार्ट देखें फॉर द निफ्टी। सो दिस इज़ योर चार्ट फॉर द निफ्टी, और ये आपके सामने निफ्टी का चार्ट है। तो ये वीकली चार्ट है, और हमने बात की थी इनवर्स हेड एंड शोल्डर की, आपको याद होगा, और उस बिल्कुल वो पैटर्न अपना काम कर रहा है, और हुँ, उस पैटर्न के चलते ही आपने देखा ब्रेकआउट हुआ था। ब्रेकआउट लगभग 23,500 के आसपास हुआ था, तब हमने इसका जिक्र किया था। वहाँ से आप देखिए लगभग 700-800 अंकों की तेजी बनी है,
और अच्छी तेज़ी बनी है। मैं कहूँगा कि कुल मिलाकर निफ्टी का चार्ट देखें तो उसमें कोई कमी नहीं है। एक डाउनवर्ड स्लोपिंग करेक्शन था निफ्टी में, समाप्त हो गया। आइए एक बार डेली चार्ट भी देख लेते हैं, थोड़ा एक शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव मिलेगा। और आपको याद होगा कि हमने एक लेवल की चर्चा की थी पिछले सत्र में भी, और ये लेवल जो है ये 23,800 के आसपास है। तो ये आप मान लीजिए, ये आपके लिए लक्ष्मण रेखा है। और जब तक इस लेवल के ऊपर निफ्टी टिका हुआ है तब तक जो है एक स्ट्रेंथ है निफ्टी में, और एक पैटर्न है इसके पीछे इनवर्स हेड एंड शोल्डर का जो अपनी ताकत इसमें दे रहा है। और जब तक ये लेवल भंग नहीं होता तब तक आपके लिए कोई चिंता की वजह नहीं है। अब वॉलेटिलिटी रहेगी। अब देखिए, मान लीजिए कोई रिस्पॉन्स होता है, कोई डिफेंस एक्शन होता है, तो आप देखेंगे डेफिनेटली देयर विल बी वॉलेटिलिटी, करेक्शन, ब्रेकडाउन, रिकवरी, वो सब चलेगा। लेकिन ये लेवल जो है ये आपकी मदद करेगा। तो ये लेवल को चार्ट पर अंकित कर लें। ऊपर मुझे लगता है कि ये लेवल इंपॉर्टेंट है, और ये 24,800 है। तो 23,800, 24,800 जिन लेवल्स की चर्चा हम शायद पिछले सप्ताह भी कर रहे थे, बिल्कुल उन्हीं लेवल्स के बीच में ग्रसित है बाजार। तो ये दो स्तर जो है निफ्टी के लिए अहमियत रखते हैं। अब आइए एक बार यूएस जिसकी बात आपने की, और देखते हैं कि डाउ जोन्स में क्या हुआ और क्या हो रहा है। तो डाउ जोन्स में सुधार है। ये देखिए चार्ट है आपके सामने, और हमने देखा कि उठापटक, देखिए पूरा जो वर्ल्ड ऑर्डर है वो रीसेट हो रहा है। और ये कोई मामूली बात नहीं है, हमारे सामने होता हुआ हमें दिख रहा है। कभी भी यूएस इतना आक्रामक नहीं रहा जो अब हो रहा है, और नई तरह की नीतियां, और वो भी चंद घंटों में ही नीतियां सुनाई जाती हैं, वापस भी ले ली जाती हैं। तो बहुत कुछ हो रहा है। लेकिन इस उठा-पटक के बावजूद यूएस मार्केट में ब्रेकआउट हुआ है, और हुँ, हुँ। 41,000 के ऊपर अब यूएस मार्केट यानी कि डाउ जोन्स ट्रेड कर रहा है। तो वहाँ से भी संकेत कुल मिलाकर सकारात्मक हैं, इससे कोई चिंता की वजह नहीं है। और एक करेक्शन जो अभी यूएस मार्केट में हुआ, मेरी राय में वो भी रुका है, और उसमें भी कुछ इम्प्रूवमेंट दिख रहा है। हालाँकि इंडिया जो है अब यूएस को आउट परफ़ॉर्म कर रहा है, तो ये एक अच्छी बात है। राइट। और मेरी राय में हमारे लिए इंडियन मार्केट के पर्सपेक्टिव से कोई भी संकेत ऐसा नहीं है जिसको लेकर आपको अत्यधिक चिंतित होना चाहिए। वेरी वेल सर। सर आई थिंक ये कहना सही होगा कि मार्केट्स डिस्काउंट एवरीथिंग, ये डाउ थ्योरी का बहुत फंडामेंटल प्रिंसिपल है। तो जिस तरह हमारे मार्केट्स चल रहे हैं और लिक्विडिटी आ रही है, रेजिलियंस है, ये कहना क्या सही होगा कि ऑन द वॉर फ्रंट एज ऑफ टुडे एवरीथिंग इज फाइन? देखिए क्या है, इसमें 2 चीज़ें मैं कहूँगा। एक तो मेरा हमेशा से कहना है कि देखिए वॉर या जो भी एक्शन होते हैं, ये बिना एलिमेंट ऑफ सरप्राइज़ के नहीं होते हैं। तो जब इसकी राइट। कयास सब लगाए बैठे हैं, सब उम्मीद में हैं कि कब होगा, कैसे होगा, तो ये आम तौर पर ऐसे नहीं होता है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा-सा हम जैसा सोच रहे हैं शायद वैसा ना हो। उसका वो हुँ, स्वरूप अलग हो, उसका समय अलग हो, और इसलिए उसके कयास लगाने की बजाय, देखिए जिन चीज़ों के बारे में हमें कोई अनुमान नहीं है, हम बिल्कुल। उसके बारे में अटकलें लगाएँ, तो वो देखिए फिर हम एनालिस्ट नहीं, फिर हम स्पेकुलेटर्स हो जाएँगे। तो अगर हुँ, आप एनालिस्ट हैं, इन्वेस्टर हैं, तो आपको उस चीज़ पर एक कॉल लेनी चाहिए, जिस पर आपके पास एक रीज़नेबल बेसिस हो कुछ कहने का। तो हमारे पास वेरी वेल। रीज़नेबल बेसिस है अपने चार्ट के बेसिस पर कुछ तय करने का, अपने स्टॉक्स के फंडामेंटल्स देख कर के हम एक रीज़नेबल असेसमेंट कर सकते हैं, और हमें उसी पर फ़ोकस करना चाहिए। रहा सवाल कि ये जो घटनाक्रम, तो देखिए ये कभी भी होगा, होगा तो इसका डेफ़िनिटली शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट होगा, और शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट होगा तो उससे जूझेंगे, उससे निपटा जाएगा। तो अगर स्टॉप लॉस हिट होंगे तो स्टॉप लॉस देंगे। लेकिन उसके बाद आप देखें, जैसा हम पहले भी कह रहे थे कि न केवल भारत बल्कि भारत का बाजार भी, आप देखिए इस पूरे घटनाक्रम से और मजबूत और शक्तिशाली होकर के बाहर निकलेगा। ये मेरा दृढ़ विश्वास है, और मुझे लगता है कि आप आने वाले समय में इसे देखेंगे होता हुआ। वेरी वेल सर। अब आई थिंक बहुत अच्छा समय है, आपका रीज़नेबल असेसमेंट अगर हमें मिल पाए 3 अमेज़िंग ब्रेकआउट स्टॉक्स पर जिन पर आपकी भी नज़र है और हमारी भी होनी चाहिए। तो देखिए कुछ इंटरेस्टिंग चार्ट्स, मेरे ख्याल से इसका जिक्र शायद हम लोगों ने पहले भी किया है। तो मैं शुरुआत करूंगा मझगांव डॉक से। राइट। शायद हम लोग पिछले सप्ताह भी इसकी बात कर रहे थे। और ये चार्ट है आपके सामने, ये इसका डेली चार्ट है और ये वीकली। तो मुझे जो इसमें इंटरेस्टिंग लग रहा है कि वीकली चार्ट पर ये बड़ा-सा बुलिश सॉसर पैटर्न बना, और फिर इसका ब्रेकआउट, इसको आप हुँ, रेक्टेंगल भी कह सकते हैं, बुलिश सॉसर भी कह सकते हैं, आप इसको एक रेंज ब्रेकआउट भी कह सकते हैं, और ये होता हुआ इस सप्ताह नज़र आया। अब ये कितने समय के अंतराल के बाद हुआ है? लगभग 1 साल बाद। तो साल भर तक इस पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ, और इस बीच बाजार काफ़ी करेक्ट भी हुआ, लेकिन ये स्टॉक नहीं गिरा, और अब इसमें ब्रेकआउट हो रहा है। और ये जो अभी हम बात कर रहे हैं युद्ध की या जियोपॉलिटिकल स्ट्रेसेस की, तो ज़ाहिर-सी बात है कि ये जो पूरे डिफेंस रिलेटेड स्टॉक्स हैं, इन पर एक नेचुरल इंटरेस्ट मार्केट का और मार्केट पार्टिसिपेंट्स का हो जाता है। तो ये अच्छा ब्रेकआउट हमें आता हुआ दिख रहा है, और बहुत बड़ी ऑर्डर बुक्स हैं।
आप मझगांव डॉक को देखें, कोचिन शिपयार्ड को देखें, आप इन तमाम स्टॉक्स को देखें, गार्डन रीच शिप बिल्डिंग को देखें, तो आप देखेंगे कि बहुत लंबी इनके पास आगे की ऑर्डर बुक और ऑर्डर विजिबिलिटी है और लंबी वेटिंग लिस्ट है। तो अगर ऐसा होगा किसी भी सेक्टर में, किसी भी स्पेस में, तो आप देखेंगे कि उसमें ग्रोथ आना तय है। हाँ, ये बात तय है कि स्टॉक में ऑलरेडी बहुत बड़ा रनअप हमने देखा है, ऐसा तो है नहीं कि ये खबरें आ जाएंगी, लेकिन चार्ट पर ब्रेकआउट जरूर आपको भी आता हुआ दिख रहा है। तो मेरी राय में इस चार्ट को जरूर से स्टडी करें। एक लेवल मैंने ऊपर की तरफ फिबोनाची की मदद से तय किया है और ये हुँ, लगभग 3700 के आसपास है, जो कि मौजूदा भाव से लगभग 700-800 अंक ऊपर है। तो हुँ, इस हुँ, दाम को ध्यान में रखकर मझगांव डॉक को और सारे इसके पीयर ग्रुप को मुझे लगता है कि स्टडी जरूर करना चाहिए इस सप्ताह। सही बात। इसके अलावा एक चार्ट और जो बड़ा इंटरेस्टिंग मुझे लग रहा था वो है गोदरेज प्रॉपर्टीज का। अब हुँ, हमने हुँ, देखा है कि यहाँ पर एक पैटर्न बना है चार्ट पर, तो ये आपके सामने गोदरेज प्रॉपर्टी का वीकली चार्ट है। ये डेली पर आपको पैटर्न नहीं दिखेगा, लेकिन वीकली खोल लेंगे तो दिख जाएगा। और इसको लाइन चार्ट में तब्दील कर दें तो ये और बहुत साफ आपको दिखेगा। ये देखिए, ये लाइन चार्ट आ गया और या, ये पैटर्न है, तो इसको कहा जाता है डबल बॉटम। और इसमें आपको डब्ल्यू जैसी आकृति चार्ट पर दिख रही, ब्रेकआउट आ रहा है। तो ये है डबल बॉटम पैटर्न और ये है इंटरेस्टिंग चार्ट, ये है गोदरेज प्रॉपर्टीज। और ये हम देख रहे हैं कि वापस से रियल एस्टेट के कुछ एक शेयर्स में, कुछ चार्ट्स पर हमें वापस से मोमेंटम बनता दिख रहा है, तो इसको जरूर देखिएगा। और एक चार्ट और ये है, एक केमिकल स्टॉक है, इसका नाम है प्रिवी केमिकल। तो आइए इसका भी चार्ट देखते हैं। यह है प्रिवी स्पेशलिटी केमिकल, एरोमेटिक केमिकल्स ये कंपनी बनाती है और इसका नाम पहले फेयरकेम होता था और अब इसका नाम प्रिवी है। इसमें भी हमने देखा इस सप्ताह बड़ा ब्रेकआउट हुआ। आपको याद होगा कि जब हम एसआरएफ की बात कर रहे थे, हमने नवीन फ्लोरीन की बात की थी, तो मैं लगातार केमिकल स्टॉक्स में अवसर ढूंढ रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि ये एक स्पेस ऐसा है जिसने गिरावट जब हो रही थी मार्केट में, उस समय ये बढ़ रहे थे या रुके हुए थे, और जब बाजार गिर रहे थे बढ़ रहे थे, उस समय ये स्टॉक अलबत्ता गिर रहे थे। तो अब जब हुँ, साइकिल वापस से बाजार की चेंज हो रही है, तो ये स्टॉक्स भी जो है अब बाजार के साथ एक आगे चल रहे हैं मार्केट के, तो इन स्टॉक्स को देखें। ये एक छोटा स्टॉक है, लेकिन मेरा सलाह आपको ये रहेगी कि अलग से कि सारे केमिकल स्टॉक्स को स्टडी कीजिए, केवल एक पर फोकस ना रहे। जितने भी केमिकल स्टॉक है, स्पेशली जो मिड कैप केमिकल स्टॉक्स हैं, उनके हुँ। चार्ट को जरूर देखें, तो आप देखेंगे वहां नया ट्रैक्शन, नया मोमेंटम देखने को मिल रहा है। तो तीन स्टॉक्स जिसकी चर्चा आज हमने की, वो है मझगांव डॉक, गोदरेज प्रॉपर्टीज और प्रीवी स्पेशलिटी। वेरी वेल, थैंक यू सो मच सर। आई थिंक मेरा फेवरेट पार्ट ये है कि आप लाइन चार्ट और कैंडल स्टिक्स में ज़रूर हॉवर करते हैं एंड ऑनेस्टली इतना रिफ्रेशिंग पर्सपेक्टिव है, क्योंकि लाइन चार्ट्स पे कई लेवल्स क्लियरली दिखते हैं। जैसे आप डबल बॉटम हमें आई थिंक काफ़ी चार्ट्स में दिखा चुके हैं, डबल बॉटम्स टॉप्स भी दिखा चुके हैं। सो आई थिंक लाइन चार्ट इज़ समथिंग जो ज़रूर हमें देखना चाहिए। विद दिस सेड सर, आई थिंक हमारा पहला एपिसोड था जहाँ हमने फाइनेंस स्टॉक्स की बहुत डीपली बात की थी और आपने कहा था कि अच्छी परफॉर्मेंस शायद आ रही है। सर, अगर पीएनबी एंड आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पर चर्चा कर पाए, बिकॉज फाइनेंस इज समथिंग वी स्पोकन ऑफ पहले ऑल्सो। जरूर जरूर। तो देखिए, दोनों चार्ट्स की बात करते हैं। सबसे पहले पीएनबी, और ये आपके सामने राइट। पंजाब नेशनल बैंक है, और इसमें भी हम देख रहे हैं कि बड़ी तेजी बनी और उसके बाद उसी अनुपात में बड़ा करेक्शन हुआ। करेक्शन के बाद फिर उछाल आया, उछाल के बाद देखिए एक पैटर्न यहाँ विकसित हुआ है, और ये एक कैंडल स्टिक का पैटर्न है। इसको गौर से देखेंगे तो दो आपको बड़ी कैंडल्स नजर आएंगी। दोनों में जो ऊपर की ये जो विक्स हैं, लकीरें निकली हुई हैं, इसको विक या शेडो कहा जाता है। ये ऊपर की तरफ ज्यादा प्रोनाउंस्ड हैं, ज्यादा बड़ी हैं, एग्जेजरेटेड हैं। तो ये सर। आमतौर पर बहुत अच्छा साइन नहीं होता है। तो मेरा ये मानना है कि अब ये जो है 101, 102, ये एक बड़ी बाधा है, और इसके ऊपर जब तक वीकली क्लोज ना आ जाए, तब तक कोई बहुत इसमें बड़ा मूव आएगा इसकी संभावना कम है, क्योंकि ऊपर के लेवल्स पे देखिए टिक नहीं पाया पिछले सप्ताह भी और इस सप्ताह भी। तो ये हम्म। थोड़ी शंका पैदा कर रहा है। तो मेरी राय में थोड़ा सावधान हो जाए, ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। और अगर आपके पास पहले से लॉन्ग पोजीशन है, तो सबसे ऑप्टिमम कोर्स क्या रहेगा कि एक टाइट स्टॉप लॉस रख लें, जिससे कि आप मैक्सिमम जो आपका गेन है उसको आप लॉक कर पाएँ। तो ये सलाह रहेगी पीएनबी पर। और आइए आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की बात करें। तो ये आपके सामने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। अब इसमें देखिए, पीएनबी से मुकाबला करेंगे तो ये ज़्यादा बेहतर चार्ट लग रहा है। हालांकि देखिए, इसने काफ़ी समय से अंडर परफॉर्म किया है, और आप देखिए जहां आईसीआईसीआई बैंक जैसे जो निजी बैंक हैं, वो लाइफ टाइम हाई बना रहे हैं, नए कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं, ये स्टॉक जो है ये चला ही नहीं। और हमने देखा पिछले 2024 में भी लगातार नीचे सरकता रहा, और लोग उम्मीद कर रहे थे कि आईडीएफसी अगला एचडीएफसी होगा,
लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं और आईडीएफसी जो है लगातार अंडर परफॉर्म कर रहा है। तो मुझे लगता है कि जो ट्रैक्शन पहले था, जो ग्रोथ पहले हुई थी 2023 में, वो तो फिर अभी तक नहीं देखने को मिली। लेकिन हाँ, नीचे से रिकवरी ज़रूर आई है और एक रेजिस्टेंस 66 के आसपास नज़र आती है। ये लेवल पार होगा तो इस स्टॉक में भी आपको फिर बेहतर लेवल देखने को मिलेंगे। तो थोड़ी सावधानी रखनी है। ऐसा कोई ख़ास, ऐसा कोई बहुत ऐसा कोई ज़बरदस्त ब्रेकआउट हुआ हो या कोई शानदार मूव आया हो, ऐसा चार्ट पर नहीं है। लेकिन हाँ, नीचे के लेवल से रिकवरी अच्छी और थोड़ी इंटरेस्टिंग हो रही है, थोड़ी प्रॉमिसिंग रिकवरी है। 66-67 के आसपास रेजिस्टेंस की रेखा डालकर इसको फिर एनालाइज कीजिए। वेरी वेल, आई थिंक सर नेक्स्ट कंपनी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आईपीओ स्टॉक है एंड बहुत मज़ा आता है बिकॉज ये यंग कंपनीज होती है, ज़्यादा हिस्ट्री नहीं होती, सो चार्ट्स बिकम इंटरेस्टिंग। अगर विशाल मेगा मार्ट की हम चर्चा कर पाए। तो देखिए, विशाल मेगा मार्ट हमने देखा है कि ये चार्ट का मोमेंटम है इस सप्ताह, तो इसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और आप देखिए बहुत ज़बरदस्त ब्रेकआउट आता हुआ नज़र आया और हमने देखा कि ये मोमेंटम आपको दिखा। तो ये आपके सामने चार्ट है, ये बीएससी पर है और ये इसका बड़ा ब्रेकआउट हुआ है। तो हमने ब्रेकआउट आता है 114 पर देखा। अब जैसा आपने स्वयं कहा कि चार्ट पर बहुत ज़्यादा हिस्ट्री नहीं है, तो हिस्ट्री न होने की वजह से क्या होता है कि आप जो है बहुत ही क्लियर लेवल्स इमर्ज नहीं होते, क्योंकि अभी तो देखिए नया-नया चार्ट है। थोड़ा समय हो जाएगा तो हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि कौन से लेवल पे रेजिस्टेंस आती है, कहाँ पर बड़ा सप्लाई देखने को मिलता है, कहाँ पर बड़ी डिमांड ज़ोन है चार्ट पर। तो मैं मानता हूँ कि कोई भी चार्ट आप देखें, तो उसको थोड़ा समय देना चाहिए जब तक उसका इतिहास कुछ आ जाए, तब फिर उसको देखें तो आप बेहतर एनालिसिस कर पाएँगे। लेकिन जो लिमिटेड चार्ट हमारे पास उपलब्ध है, उसमें एक रेजिस्टेंस मुझे यहाँ नज़र आती है। ये 125 का भाव है। ये स्टॉक का आप देखिए कि जो फरवरी का हाई है और 125-126 के आसपास जो पहले के अटके हुए हैं, मान लीजिए किसी ने इस दिन खरीदा था, तो वो उसके लिए ये भाव आना भाव आते ही हो सकता है वो बिकवाली करें। तो यहाँ पर कुछ बिकवाली का दबाव झेलना पड़ेगा। ये लेवल यदि पार कर जाता है स्टॉक, तो फिर इसमें नया मोमेंटम देखने को मिलेगा। तो डिप्स में इसको स्टडी करें, मतलब गिरावट आ जाए, क्योंकि देखिए 2 दिनों में बहुत तेज़ी से भागा है। तो थोड़ा नीचे आ जाए, नीचे के लेवल्स पर मिले तो आप इसको देख सकते हैं। या फिर ये स्टॉक 125-26 के लेवल्स को तोड़ जाए, तो तब इसको फिर दोबारा से स्टडी कीजिए। मैं डेली चार्ट इस वजह से देख रहा हूँ क्योंकि वीकली चार्ट पर पर्याप्त डेटा उपलब्ध है। वेरी वेल सर, आई थिंक ये कहना ठीक होगा कि एक सपोर्ट दिख रही है स्टॉक में अराउंड 96 लेवल्स। परफेक्ट, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो अगर आप चार्ट देखें तो आपको ये लेवल्स नज़र आएँगे और ये 99-96 के आसपास बड़ा सपोर्ट है। 3-4 बार ये सपोर्ट वैलिडेट हुआ है। इसकी लिमिटेड हिस्ट्री है 6 महीने की, लेकिन उसमें आप देख रहे हैं कि अगर 3-4 बार एक लेवल से स्टॉक बार-बार ऊपर जा रहा है, तो ये बात तय है कि कोई एक ऐसा है जो 99-100 के आसपास मानता है कि ठीक वैल्यू है और वो इसको खरीदने लग जाता है। तो 99-100 के आसपास सपोर्ट है, इसमें कोई दो राय नहीं। एंड फाइनली सर, एक कंग्लोमरेट दो जो एक स्टॉलवर्ट माना जाता है, हर कोई सेफ्टी के लिए जाता है, अगर आप गैस कर पाए आईटीसी की अगर हम बात कर पाए। जी। तो देखिए, आईटीसी तो जैसा आपने कहा कि बाजार का एक एंकर है, एक पिलर है और ये चार्ट है आईटीसी का, ये इसका वीकली चार्ट है और ये इनफैक्ट मैं जो एक सिस्टम फॉलो करता हूँ उसके ट्रेड्स मार्क्ड हैं, तो ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग एक हो सकता है देखना कि देखिए 4 अप्रैल 2022 को एक एंट्री बनी थी और उसका निकास जो है फिर ये फरवरी में हुआ। जुलाई में फिर एक एंट्री हुई जो कि लॉस के साथ एग्जिट हुआ नवंबर में और अभी अगर आप देखें तो पुनः ये स्टॉक जो है एक रेंज में चला गया। इसका एक ब्रेकआउट हुआ था जहां ये एंट्री बनी थी जुलाई में पिछले साल, लेकिन वो फिजल आउट हो गई, वो काम कारगर नहीं साबित हुई, इसमें स्टॉप लॉस हिट हो गया और दोबारा से इस रेंज में ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो अगर आप थोड़ा सा ब्रॉड पर्सपेक्टिव देखें तो ये 380 460 ये इसके लिए दो मर्यादाएं हो गई, दो लेवल्स हो गए। अब इन दो लेवल्स में ये स्टॉक फिलहाल ट्रेड कर रहा है और हो सकता है कि कई सप्ताह तक आप देखें कि ऐसे ही ट्रेड करता रहे, क्योंकि ये जो बड़े स्टॉक्स होते हैं ये उस तरह के यूनिसाइडेड डायरेक्शन के बड़े ट्रेड्स, बहुत फास्ट रैपिड मूव्स नहीं दिखाते, धीरे धीरे चलते हैं। तो इसीलिए आपको दो लेवल्स मार्क कर लेने, 380 और 460, इसके बीच में मुझे लगता है कुछ और समय आईटीसी दे सकता है। वेरी वेल सर, अगर किसी का लंबी अवधि का प्लान है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, तो मारुति में क्या नज़रिया रहना चाहिए? तो आइए देखते हैं मारुति का चार्ट और हम देख रहे हैं कि ऑटो स्टॉक्स में वापस से ट्रैक्शन बन रहा है। मारुति में भी हमने देखा कि नीचे के लेवल से बड़ा अच्छा मूव आया
और कुल मिलाकर के देखें तो ये स्पेस भी एक ऐसा है जिसने मार्केट के फॉल में, ठीक है, कुछ वॉलेटिलिटी तो देखने को मिली, लेकिन उस तरह से कोई बहुत डीप करेक्शन नहीं आए, बहुत ही शैलो करेक्शंस आए। अगर आप उसको ओवरऑल पर्सपेक्टिव में देखें, जैसे अगर हम इसका मंथली चार्ट देखें, तो ये मारुति का मंथली चार्ट है। आपने देखा जो स्टॉक 4500 से चलना शुरू हुआ, वो इस गिरावट में बस एक बड़ी रेड टिक आपको अक्टूबर में दिखी है। उसके बाद ये बहुत तेजी से संभल गए। तो ये इसकी ताकत बता रहे हैं आपको। तो मेरी राय में मारुति भी इंटरेस्टिंग चार्ट है, और इसमें आपको करना ये चाहिए कि एक ये जो रेखा मैंने यहाँ डाली है, इसको थोड़ा-सा नीचे ले आएँ और इसको ये 10,800 पर डाल दें। जैसे ही आप इस लेवल पर एक सपोर्ट की रेखा डाल देंगे, तो आप देखेंगे कि ये सपोर्ट पिछले रेजिस्टेंस से मेल भी खा रहा है और आपको एक बेटर पर्सपेक्टिव दे रहा है, क्योंकि अब आपको बिल्कुल जो इसकी रेंज है वो ठीक दिख रही है। तो लगभग 10,800 से लेकर 13,000 इस दायरे में ये स्टॉक जो है फिलहाल कंसोलिडेट कर रहा है। तो यहाँ पर भी थोड़ा सा लॉन्ग टर्म व्यू हो तो वेट एंड वॉच, और इस दायरे से बाहर निकलने की का इंतजार, अथवा वापस से नीचे के लेवल्स पर मिलता है, यानी कि रेंज के लोअर एंड के आसपास मिले, तो पुनः इस पर विचार किया जा सकता वेरी वेल सर। अनदर स्टॉक सर जो भी आईपीओ स्टॉक है बजाज एचएफएल, मैंने क्लिपिंग्स रखी हुई है न्यूज़पेपर की उस दिन से, बिकॉज ऐसे बड़ी बड़ी हेडलाइंस आई थी, रिटेल इंटरेस्ट था, सबसे बड़ी आईपीओ होगी, लोगों को लगा था ये तो बजाज फाइनेंस की तरह वेल्थ बना देगा। बट इस पे आप किस नज़रिए से चर्चा करेंगे? है। देखिए, अगेन जैसे अभी हम बात कर रहे थे विशाल मेगा मार्ट की, बिल्कुल वही स्थिति यहाँ पर भी है कि सीमित डेटा है, और सीमित डेटा में क्या होता है कि गलत जाने की संभावनाएं बढ़ जाती है, क्योंकि आपके पास ये क्लैरिटी नहीं है। हालांकि देखिए, नीचे के लेवल्स पर यहाँ भी डबल बॉटम दिखेगा आपको। अगर आप इसको भी लाइन या चार्ट में तब्दील कर दें, तो आपको ये ऐसा डब्ल्यू दिखाई देगा, जिसका ब्रेकआउट यहाँ हुआ था। तो ये अभी भी ब्रेकआउट लेवल से ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। वॉलेटिलिटी ज़्यादा है, ऊपर नीचे होकर के चल रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि जो लिस्टिंग के बाद का फॉल था वो एक बार के लिए रुक गया है। ये इस तरह के शेयर बहुत समय लेते हैं, तो इसमें देखिए हर तरह के पुल्स एंड प्रेशर्स होते हैं। आईपीओ रिलेटेड पोजीशंस जो हैं उनका एग्जिट भी होता है कई बार, और बहुत ज़्यादा इन्वेस्टर इंटरेस्ट होता है, तो हर व्यक्ति हर लेवल पर बेचने की कोशिश करता है, तो इस समय लेते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको एक लॉन्गर टर्म व्यू लेना चाहिए। तो ट्रेडिंग का विचार मत कीजिए, लंबे समय का निवेश अगर आप इसको मान रहे हैं, तो ये पूरा स्पेस बहुत अच्छा है हाउसिंग फाइनेंस का, और हम देख रहे हैं कि सब में अच्छे परिणाम आए। जैसे पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस, बड़ा अच्छा परिणाम आया, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो अब आप देखिए कि पूरा स्पेस सुधर रहा है, इसकी स्थिति बेहतर हो रही। तो इसलिए ये बजाज हाउसिंग फाइनेंस को भी जरूर से स्टडी कीजिए, लेकिन अभी चार्ट पर क्योंकि सीमित डेटा है, तो थोड़ा सा इंतजार कीजिए और डेवलप होने दीजिए चार्ट। वेरी वेल सर। आई थिंक टाइटन बहुत ही मल्टी बैगर वेल्थ क्रिएशन स्टोरी रहा है। तो आपको क्या लगता है इन लेवल्स से कोई रूम है ग्रो करने का? चार्ट्स क्या कहते हैं? देखिए, टाइटन जैसा शेयर, देखिए क्या है कि जो इसका ग्रोथ फेज था वो एक बार के लिए रुक गया है, और अब थोड़ा कंसोलिडेशन हो रहा है। कंसोलिडेशन की कई सारी वजह हैं। अब देखिए, गोल्ड के प्राइसेस भी आप देखिए 1 लाख को छू रहे हैं। तो 1 लाख के भाव पर अब उस तरह का कंज्यूमर इंटरेस्ट, क्योंकि देखिए इतना महंगा सोना है, तो लोग थोड़ा सा संकोच करते हैं, संयम रखते हैं कि भाई इस दाम पर शायद ना खरीदें, कम खरीदें। फिर हम देख रहे हैं कि डायमंड के प्राइसेस भी कम हो रहे हैं, और ग्लोबल भी अगर आप ओवरऑल भी आप देखें, थोड़ा स्लो डाउन भी इकोनॉमी में देखने को मिल रहा है। तो इन सारी चीज़ों को जब आप देखते हैं और साथ में प्राइस एक्शन को देखते हैं, तो मुझे लगता है कि थोड़ा वेट करने में हर्ज नहीं है। हालांकि ये इस तरह के शेयर हैं जिसमें कि बहुत समय तक आप इनको दबा कर नहीं रख सकते। तो ये बेसिक इंडियन जो कंज्यूमर कल्चर है उससे जुड़ा हुआ स्टॉक है, और हम देख रहे हैं कि बहुत बड़े पैमाने पर हमारे यहाँ कंज्यूमर जो ग्रोथ है वही सबसे बड़ा भारत की स्टोरी है। तो डेफिनेटली देखिए, ये स्टॉक तो बहुत समय तक चुप नहीं रहेगा, लेकिन फिलहाल थोड़ा प्रेशर चार्ट पर दिखता है। थोड़ा वेट करने में हर्ज नहीं है, और बहुत से विकल्प हैं, बाजार इतना व्यापक है हमारा, तो यहाँ नहीं तो कहीं और आपको अच्छे अवसर मिले। सो आई थिंक आपने पिछले सेशन में ही बात की थी, ये फर्टिलाइजर्स एग्रीकेम स्टॉक्स कितने स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं, सबने रिलेटिव स्ट्रेंथ बहुत दिखाई थी, और रिलेटिव स्ट्रेंथ की भी हमने चर्चा की थी लास्ट सेशन में। कोरोमंडल भी ऐसा एक स्टॉक है, बहुत अच्छी रिलेटिव स्ट्रेंथ है। तो कैसे इस पर नज़रिया रखा जाए? क्या ये अच्छा थीम हो सकती है प्ले करने के लिए? देखिए, बिल्कुल, जैसा आप कह रहे थे, लास्ट सेशन में भी हमने बात की थी, और बहुत ज़बरदस्त मूव देखने को मिला है। अब आप देखिए, ये बिल्कुल बाज़ार की गिरावट से बिल्कुल अछूते शेयर्स हैं, जिनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा गिरावट से, और आप देखिए अब लाइफ़ टाइम हाई पर ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है, ये अपने आप में। और पिछले 5-6 सप्ताह का चार्ट देखिए, ये वीकली चार्ट है, तो एक-एक कैंडल एक-एक सप्ताह की है, और आप देखिए कि मार्च के बाद से स्टॉक लगातार ऊपर जा रहा है।
तो ये अपने आप में इसकी ताकत दर्शा रहा है, तो बड़ा मजबूत चार्ट है। लेकिन देखिए तेजी अब थोड़ी पुरानी हो गई है, तेजी का भी देखिए यहाँ से शुरू हुई थी तो 1600-1700 से चला, अब यहाँ 2300 हो गया और कई सप्ताह से लगातार बिना रुके भाग रहा है। तो ऐसे में क्या होता है कि अगर आप लेट एंट्रेंट हैं, कोई पार्टी चल रही है, आप बड़े लेट पहुंचे हैं, तो इस बात का खतरा रहता है कि आप लेट पहुंचे तो शायद आपको पार्टी वो समय ज़्यादा नहीं मिलेगा और हो सकता है कि खाना भी प्रॉपर ना मिले। तो इसीलिए थोड़ा सा लेट पहुंच रहे हैं, तो ये पार्टी ऑलरेडी काफ़ी समय से चल रही है, तो यहाँ थोड़ा संयम रखिए, वेट कीजिए, स्टॉक को थोड़ा कूल ऑफ होकर एक सेटल हो जाने दीजिए, फिर इसमें अवसर तलाशेंगे। लेकिन ये जो स्पेस है, जैसा आपने कहा, बहुत इंटरेस्टिंग चार्ट्स हैं, तो इस पे मुझे लगता है कि एक ज़रूर आपको स्टडी करते रहना चाहिए। वेरी वेल सर, फाइनल टू स्टॉक्स जिस पर आपका विजडम हमें चाहिए, एक रेलटेल एंड आपने क्रूड की बात की, सो ओएनजीसी। देखिए जो ये क्रूड की स्थिति है, ये ओएनजीसी के लिए तो बहुत पॉजिटिव नहीं है, क्योंकि क्रूड का घटना ओएनजीसी के लिए अच्छा समाचार नहीं होता है। लेकिन कंसोलिडेशन चल रहा है यहाँ पर भी, जिसको कहें कि कई बार क्या होता है कि चार्ट में कुछ खास होता नहीं है। राइट। यानी कि देखिए कोई ऐसा एक्साइटिंग चार्ट नहीं है, अंडर परफॉर्मिंग है, लोअर पीक्स बन रहे हैं, क्रूड भी गिर रहा है। तो फिर देखिए हमारे पास कौन सा विकल्प की कमी है। भारत में देखिए क्या है, 8 साढ़े 8,000 शेयर्स हैं और 8,500 शेयर्स में आपको पर्याप्त अवसर मिलते हैं। तो अगर आपको यहाँ नहीं, तो कहीं न कहीं हमेशा एक्शन देखने को मिलता है। तो यू कैन बी वेरी, वेरी पिकी। आप बिल्कुल अपना समय लीजिए, जहाँ आपको पूरा सा चार्ट दिखते अच्छा मोमेंटम दिख रहा हो, हर तरह से हर पैमाने आपके हर मापदंड को कोई स्टॉक मीट करता हो, तभी उसमें आपको अपना निवेश करना चाहिए। तो मेरी राय में इस स्टॉक में भी थोड़ा इंतज़ार करना चाहिए। और रहा सवाल रेलटेल का, तो देखिए काफ़ी कुछ यहाँ पर भी बदल रहा है, रेलवे स्टॉक्स में भी अच्छा खासा करेक्शन हुआ, करेक्शन के बाद ब्रेकडाउन हुआ, ब्रेकडाउन इस बड़े लेवल का 350 का हुआ, थोड़ा बेस बन रहा है, लेकिन ये 350 जो है, जो पहले बड़ा सपोर्ट था, ये अब बड़ी रेजिस्टेंस होने जा रहा है। तो मेरी राय में यहाँ पर भी थोड़ा सा इंतजार करें, हो सकता है पुल बैक मोमेंटम बाजार बढ़े तो ये स्टॉक्स भी आपको अच्छा मोमेंटम दिखा दें, लेकिन फिलहाल के लिए इंतजार करेंगे दोनों ही सरकारी कंपनियों में तो बेहतर है। एंड सर फाइनली एक नई चर्चा आई है, एक कुछ वेव इंडेक्स है जिसमें एंटरटेनमेंट कंपनीज होगी, गेमिंग होगी, नज़ारा भी है उसमें। तो इसको क्या ट्रैक करना चाहिए या इंडिविजुअल स्टॉक्स पर ही नज़र रखे? कैसे इन्वेस्टर्स को प्रोसीड करना चाहिए? देखिए अभी एक बड़ा आयोजन हुआ मुंबई में और उसमें जो है कई सारे लोगों ने शिरकत की, कई सारे मंत्रियों ने, स्वयं प्रधानमंत्री जी थे उसमें। तो वहीं पर लॉन्च हुआ ये नया इंडेक्स और मुझे लगता है कि अलग-अलग स्पे अभी भी देखिए बहुत सारे सेक्टर्स ऐसे हैं हमारी इकोनॉमी के, जो कि ठीक से रिप्रेजेंटेड नहीं हैं, यानी कि उनके अपने इंडेक्स नहीं है। मिसाल के तौर पर जैसे लिकर कंपनीज़ हैं, तो या सिन कंपनीज़ हैं, तो इनके इंडेक्स नहीं है, एविएशन स्टॉक का इंडेक्स नहीं है। तो कई सारे स्पेसेस हैं जहां उनका अपना डेडिकेटेड इंडेक्स नहीं है। तो मुझे लगता है कि अगर इंडेक्स बनेगा तो इंडेक्स के साथ उसका ईटीएफ भी बन जाएगा और ईटीएफ बनेगा तो आपको एक मौका मिल जाएगा कि आपको उस सेक्टर में अगर डाइवर्सिफाइड पोजीशन बनानी है तो उसका आपको अवसर मिल जाता है। तो ये अच्छी बात है और मुझे लगता है कि जितने भी सेक्टर्स हैं, सबके अगर इंडेक्स बन जाएँ तो अच्छा है। और ये जो पहल हुई है निश्चित रूप से इसका भी बहुत अच्छा परिणाम होगा और लोग इसमें हिस्सा लेंगे और ये जो है भारत की इकॉनमी का बड़ा अंग हो गया है। और आप देखिए कितना समय हम सब लोग सोशल मीडिया पर देते हैं, कितना समय लगाते हैं, तो डेफ़िनिटली हमारे समय का, हमारी इकॉनमी का ये रिप्रेजेंटेटिव है, तो अच्छी बात है, इंडेक्स को आना चाहिए। हाँ, अभी इसकी ट्रेडिंग वगैरह नहीं हुई है, तो जैसे-जैसे और डेवलपमेंट्स होंगे तो उस पर हम लोग ज़रूर ध्यान रखेंगे। आई थिंक तभी मैं रेकमेंड करता हूँ सबको जिनको भी मैं मिलता हूँ, चाहे वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हो, चाहे ईटीएफ इन्वेस्टर्स हो, चार्ट्स की स्टडी ज़रूर आनी चाहिए बिकॉज आप ईटीएफ में भी सही समय पे निवेश कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि इंडिविजुअल स्टॉक में ही हमेशा पैसा लगाना है। आप चार्ट पढ़िए, ईटीएफ का पढ़िए और फिर निवेश कीजिए। आई थिंक वो भी ठीक रहेगा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए। निश्चित रूप से अब देखिए ईटीएफ का सबसे बड़ा फायदा क्या है, मान लीजिए आपको एक आपके को बैंक्स में पैसा लगाना है, आपको ये नहीं पता कौन सा बैंक चलेगा, लेकिन आपको ये पता है कि बैंक स्टॉक्स चलेंगे। तो अब आपके पास विकल्प क्या है, आप चाहें तो पीएनबी के कुछ शेयर खरीद लें, एसबीआई के खरीद लें, किसी अन्य बैंक के खरीद लें। मान लीजिए वही बैंक किसी वजह से नहीं चला, तो आपके पैसे अटक गए, हालांकि सेक्टर अच्छा चल रहा है और आपकी कॉल भी सही रही, लेकिन अब आपके पास अवसर है, आप एक स्टॉक में नहीं बल्कि पूरे बास्केट में, यानी जो तमाम बैंक स्टॉक्स हैं सब में एक साथ पैसा लगा सकते हैं ईटीएफ बाय करके। तो ईटीएफ बहुत बड़ी ताकत है वर्ल्ड ओवर। तो देखिए ईटीएफ्स बहुत बड़ा मार्केट साइज होता है ईटीएफ्स का, जैसे वैनगार्ड ईटीएफ है वर्ल्ड ओवर, आप देखिए उनका
साइज़ देखिए, उसमें जो पैसा लगा है उसका साइज़ देखिए। भारत में उस तरह से अभी तक ईटीएफ मार्केट नया है, लेकिन बहुत तेज़ी से पॉपुलर हो रहा है। राइट, वेरी वेल, थैंक यू सो मच सर। ऑनेस्टली मैं हर सेशन कहता हूँ कि हर एक मिनट बहुत कीमती है हमारे व्यूअर्स के लिए, मेरे लिए, सबके लिए। थैंक यू सो मच कि इस विजडम को आप इतने एक्सेसिबल वे में हमारे तक ला पाते हैं। जो मेरे दो हाइलाइट्स है इस सेशन के वो है कि अगर एक स्टॉक बहुत बढ़ चुका है तो उसे कूल ऑफ का टाइम दीजिए, एक कंसोलिडेशन का टाइम दीजिए और फिर वहाँ से जब प्रोसीड करें आप कर सकते हैं। एंड अनदर जो बहुत अच्छा टेक अवे सर ने दिया ओएनजीसी के चार्ट देखते हुए, वो ये था कि कई चार्ट्स अनएक्साइटिंग होते हैं। ऐसा नहीं है कि हर चार्ट में आपको कुछ अमेजिंग मिलेगा। इतने सारे स्टॉक्स हैं, 8000 प्लस स्टॉक्स है, देयर इज अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज। सो आई थिंक व्यूअर्स के लिए ये बेस्ट होगा कि चार्ट व्यूइंग से प्रेम में पड़ जाए। आई थिंक वो बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगी। बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा आपने। तो अवसर बहुत हैं और आपको बहुत सोच समझ के पैसा लगाना है, आपकी मेहनत का पैसा है। तो बिल्कुल इसको समझ के और सारे खतरों को जानने के बाद, सारे रिस्क को असेस कर लेने के बाद और जैसा कि हम बार-बार कहते हैं कि सारी जानकारी हासिल करें और सारे ज़रूरी दस्तावेज़ों का और चार्ट्स का अध्ययन करें, तभी निवेश करें। वेरी वेल, थैंक यू सो मच सर फॉर मेंटोरिंग अस, फॉर गिविंग अस सच अमेजिंग विजडम जो आपके 20 साल का एक्सपीरियंस है। एंड आई विल सी यू नेक्स्ट वीक एंड थैंक यू टू आवर व्यूअर्स जो अपने क्वेरीज भेजते हैं। एंड आई होप हर हफ्ते की तरह आप भी इसमें वैल्यू पाएंगे। आई विल सी यू द नेक्स्ट टाइम। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.